Hello everyone, myself Rohit Mishra, founder of Concept Builders Academy. So I'm back with the lecture 2 of our chapter Chemical Reaction and Equation. So जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि वन चैप्टर कैन चेंज अ पर्सपेक्टिव हाउ टू लर्न एंड हाउ टू स्टडी. सो बिल्कुल वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसी चीज को डेवलप करने की कोशिश करी कि चैप्टर पे अप्रोच कैसे बनानी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे कैसे हमें हिट करना चाहिए एंड स्टडी इज ऑल अबाउट अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिलीवरी नॉट एन एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में बेटा यू ऑल आर ग्रोइंग इन अ सोशल मीडिया एज एंड इन सोशल मीडिया एवरीवन वांट्स टू शोकेस देयर टैलेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं. एंड इसी चीज में स्टडीज भी अब एक कंटेंट के फॉर्म में लोग डिलीवर करने लगे इन फॉर्म ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स. बट दैट एल्गोरिदम इज सेइंग यू हैव टू बी इंगेजिंग. तो वो इंगेज करने के चक्कर में नॉलेज इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज मोर एंटरटेनमेंट नाउ डेज. एंड क्योंकि बेटा आप लोग छोटे हो, इमेच्योर हो थोड़े, आप उस तरीके से चीजों को नहीं देख पाते हैं, लॉन्जिविटी उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है आपके ऊपर, आप उसको नहीं समझ पाते. सो यू गो थ्रू दैट ट्रेंड, आप उसमें थोड़ा सा एंगेज हो जाते हो एंड दैट आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग द नॉलेज, राइट नॉलेज एट द राइट टाइम इन द एंटरटेनिंग वे. बट जब आप रिजल्ट दोगे, जब आप पेपर देके आओगे, यू विल फील कि नो, दैट वाज नॉट द राइट थिंग. एंड जब तक बहुत लेट हो चुका होता है. सो मेरा इतना सही है बिकॉज बोर्ड इज ऑल्सो लेवलिंग अप. सो अगर वो बोर्ड अपना लेवल अप कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये मान रहा है कि यू ऑल आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स. आप भी उतने ही स्मार्ट हो. अगर बोर्ड आपको स्मार्ट मान रहा है तो यू हैव टू बी स्मार्ट व्हाइल चूजिंग द राइट कंटेंट फॉर यू. आपको किससे पढ़ना चाहिए, कौन आपको सिंसियरली पढ़ा रहा है, कौन आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन पैदा करवा रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, एंड किसकी पढ़ाई आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली रिच कर रही है. तो ये चीजें ध्यान में रख के ही ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी अपनी फैकल्टी चूज करो. प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज दिस थिंग विल हेल्प यू इन गेटिंग द राइट रिजल्ट. और राइट रिजल्ट आएगा वो आपको जो बूस्ट देगा, तब बेटा जब आप 11th में जाओगे यू विल टेक पीसीबी पीसीएम, जो भी आप नीट आईटी किसकी भी तैयारी करोगे, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस. नो, मेरे को पढ़ना आता है और अगर मुझे पढ़ाई करनी आती है, मेरे में सेल्फ डिटर्मिनेशन कॉन्फिडेंस है. सो बेटा जब आप 11th-12th की जर्नी स्टार्ट करोगे, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि नहीं, आप ड्रॉप ईयर तक जाओगे नहीं, आप 12th के साथ ही अपनी गोल को अचीव कर लोगे. दैट आई गारंटी यू. तो प्लीज, सोशल मीडिया अपनी जगह है, यू किड्स आर वेरी स्मार्ट, जेंजी हो, सब कुछ बहुत स्मार्ट तरीके से समझते हो, तो राइट डिसीजन भी स्मार्टली लेना बस शुरू कर दो. ओके बच्चों, सो विदाउट किसी देरी फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो आज के चैप्टर में जो आज का लेक्चर है उसमें पढ़ने वाले हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड, कि हमारे आसपास अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. सो कैसे आइडेंटिफाई करें बच्चों केमिकल रिएक्शन कहीं पर हुई है या नहीं हुई. तो सबसे पहली चीज आपको अगर कहीं पे आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं, सो यू शुड रिमेंबर दीस फोर थिंग. इफ चेंज इन स्टेट इज कमिंग, if your state change अगर कहीं पर हो रहा है, one thing is, क्योंकि chemical reaction is all about what, one thing is getting converted into another thing due to a chemical change. and जो नई चीज बन रही है, the new thing which is formed should have total new set of properties. so बेटा change in state अगर वहां पर देखने को मिल रहा है तो we will say yes, a chemical reaction is occurred. secondly, with change of state, if you are also noticing change in color, if you are also noticing change in color, then also you can say that this is a chemical change, and because of this chemical change a chemical reaction is occurring. So let's take a example for it to understand properly, or we can say in your NCERT it is given in the form of activity. So what we have lead nitrate, we have lead nitrate. So we all know lead nitrate, formula of lead nitrate is PbNO3 whole twice. So बच्चों घबराओ मत, ये फॉर्मूला कैसे बना, कंप्लीट फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे आप इसको खुद भी फॉर्म कर सकते हो, मैं इसी चैप्टर में आपको सिखाऊंगा. थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप ही के लिए बस सुन लो. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड. दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड, और जिसका फॉर्मूला होता है Ki. ठीक है, तो मेरे पास लेड नाइट्रेट का एक एक्वस सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज, एंड मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों किसका, पोटेशियम आयोडाइड का. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब 1 है जिसके अंदर मेरे पास ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है, और मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब 2 है. ठीक है, और ये मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड का है. ठीक है, अभी दोनों सॉल्यूशन लेट्स सपोज कलरलेस है, दोनों कलरलेस है. मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, और मैंने एक नए टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया. इसका मतलब मैंने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को और पोटेशियम आयोडाइड दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को इस थर्ड टेस्ट ट्यूब में बच्चे खाली कर दिया. ठीक है बच्चों, मैंने इसमें क्या कर दिया, खाली कर दिया. तो जैसे ही मैंने दोनों सॉल्यूशंस को यहां पर किया, तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ना लिक्विड एक्वस फॉर्म अभी भी है, बट जैसे दही होती है ना बेटा, लिटिल बिट यू फाइंड इन सॉलिड फॉर्म,
भाई उसको मैच कर दूं, ऐसे बिलोने से ऐसे कर दूं तो प्योर लिक्विड। बट आप क्या देखते हो कर्ड के फॉर्म में, अगर आप देखो तो कुछ सॉलिड सब्सटेंस येलो कलर के, इस दही नुमा, जैसे जैसे दही में थोड़ी सी सॉलिडिटी होती है उस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ कर्ड कुछ येलो कलर के सॉलिड पार्टिकल्स आपको बॉटम में इकट्ठे होते हुए दिखे। सो अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और एनी सॉलिड सब्सटेंस इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट दी बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, एनी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्टेट में जो भी चीज नीचे इकट्ठी हुई है, तो इसको अपन कहते हैं बेटा प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? वी कॉल इट प्रेसिपिटेट, और इन शॉर्ट इसको कहते हैं बच्चों पीपीटी। क्या कहते हैं? पीपीटी। तो जैसे ही हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ बच्चे क्या किया, मिक्स किया, तो हमने देखा कि एक येलो कलर का, ठीक है, वाकई में येलो कलर का मेरे पास एक सॉलिड सब्सटेंस मेरे बॉटम में, सॉल्यूशन के बॉटम में इकट्ठा होते हुए नजर आया। तो ये जो येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस बॉटम में इकट्ठा हो रहा था, ये हमारा क्या था, प्रेसिपिटेट बना। तो आप खुद देखो बेटा, आपने दोनों चीजें जब ली, लेट्स सपोज एक्वस, एक्वस का भी मतलब क्या, फिजिकल स्टेट तो लिक्विड ही है, और यहां पर आप देखोगे कोई चीज दोनों के मिक्स होने के बाद सॉलिड के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो रही है, बाहर आपको अलग से मिल रही है। दूसरा, कलरलेस सॉल्यूशन को मिक्स किया, आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है। सो यहां पर आपको दोनों चीजें, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, दोनों देखने को मिला। इसका मतलब जैसे ही मैंने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन अकर हुई जिस वजह से ये चेंजेस देखने को मिले। तो जब केमिकल रिएक्शन हुई तो व्हाट आर द प्रोडक्ट, तो ये जो प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिला बेटा, ये प्रेसिपिटेट किसका था? सो पोटेशियम ने नाइट्रेट का साथ छोड़ दिया और पोटेशियम ने आयोडाइड का साथ ले लिया, और क्या बना लिया, पोटेशियम आयोडाइड। तो जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड बना, सो पोटेशियम आयोडाइड बेटा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए वो सॉलिड के फॉर्म में सॉल्यूशन के बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। और हमारे पास फिर जो रिजल्टिंग एक्वा सॉल्यूशन है, भाई सॉल्यूशन जो है एक्वा सॉल्यूशन, तो एक्वा सॉल्यूशन किसका दिख रहा है फिर, भाई पोटेशियम आयोडाइड के साथ जुड़ के क्या बना लिया, एक प्रेसिपिटेट। तो जो बाकी एक्वा फॉर्म में सॉल्यूशन नजर आ रहा है वो किसका है, तो वो सॉल्यूशन आपका है पोटेशियम ने लेड से जो नाइट्रेट का साथ छूटा था, तो पोटेशियम ने नाइट्रेट का साथ पकड़ लिया और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन वहां पर बन गया KNO3। तो आप खुद देखो, लोग यहाँ पर जो PbNO3 होल ट्वाइस है, इट इज चेंजिंग टू PbI2, ठीक है, जो पोटेशियम आयोडाइड का है इट इज चेंजिंग टू KNO3। सो वन थिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर थिंग, केमिकल चेंज आया। ये केमिकल चेंज हमें कैसे ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे केमिकल चेंज अकर आया, तो हमें कहीं पर केमिकल चेंज आया है या नहीं आया, इस चीज के लिए हमें कैसे पता चला, हमने देखा यार चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, दोनों चीजें हो रही हैं, तो हम बोल रहे हैं केमिकल चेंज आया है। इट मींस जो भी न्यू सब्सटेंस बना है वो नई प्रॉपर्टीज कैरी करता होगा, और इस पूरी प्रोसेस को जो भी यहाँ पे हो रहा है वी कैन क्लासिफाई इट एज अ केमिकल रिएक्शन। किसकी तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो हम लिखना चाहें, अगर मैं प्रोसेस को बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा लेड नाइट्रेट व्हेन मिक्स्ड विद, लेड नाइट्रेट व्हेन मिक्स्ड विद पोटेशियम नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं बच्चे, मिक्स करते हैं किसके साथ, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। व्हेन लेड नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद, ओहो पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों जगह नाइट्रेट नाइट्रेट नहीं, हम पोटेशियम नाइट्रेट के साथ नहीं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं। व्हेन लेड नाइट्रेट व्हेन मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, सो दे प्रोड्यूस अ येलो कलर PPT in a aqua solution of potassium nitrate, that is लेड आयोडाइड। तो वहां पे क्या हुआ बच्चे, आप क्लियरली देख सकते हो हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखो कि लेड नाइट्रेट को जब हमने मिक्स किया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो वहां पर क्या हुआ, येलो कलर की PPT प्रोड्यूस हुई, किसमें, पोटेशियम नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। और जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिला वो क्या है, लेड आयोडाइड है बच्चे, वो क्या है, लेड आयोडाइड है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर के बिहाफ पे किस तरीके से यू विल ऑब्जर्व कि केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड, उसके लिए एक एग्जांपल के साथ, एक एक्टिविटी के साथ मैंने ये पॉइंट आपको जस्टिफाई कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बच्चे बात करें, सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, अगर कहीं पे चेंज इन टेम्परेचर आ रहा हो, if any process you are observing change in temperature, or either you are also observing evolution of gas, it means whenever one thing is getting converted into another thing, and in that process if you're finding a gas is getting evolved, okay, so it is also a sign that chemical reaction is occurred. So these are two extra points where if you, any of the thing is getting observed, if you are observing any of these things, you will see a chemical reaction is occurred. Let's again take it or understand with the help of an example. So I am taking activity, अगेन इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। सो आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में बेटा हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है। अब आपने इसमें क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए। अब जिंक ग्रेन्यूल्स अगर आप नहीं समझ पाए तो आप ये समझ लो, जो कील होती है ना अपनी, कील है, नेल्स, नेल आयरन नेल्स होती है जैसे, वैसे जिंक की कील है। तो जिंक की कील आपने इसमें क्या कर दी, ऐसे ऐड कर दी। ठीक है, तो जैसे ही आपने ऐड करी तो आपको तुरंत या थोड़ा सा रुकोगे जैसा सेकंड जैसे आप थोड़ा सा रुकोगे, आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि आपने ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, भैया कलर के लिए माफी चाहूंगा, देखिए पेन चेंज कर लिया। ठीक है, ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो बीकर है, आप देखोगे बीकर गॉट हीटन अप, कि पहले के रेस्पेक्ट में बीकर थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। दूसरा, हम क्या देख रहे हैं कि यहां से गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, गैस। तो भाई ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बीकर आपका गर्म हो गया, इसका मतलब हीट एनर्जी रिलीज हुई, तो गर्म हुआ होगा, इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज आया होगा। सो अगेन दीज 2 पॉइंट्स आर जस्टिफाइड। इसका मतलब ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। अब ठीक है, दादा बोला सर है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर जो गैस निकली है कौन सी गैस है, कैसे पता लगा सकते हैं, कुछ है क्या तरीका? तो मैंने कहा बिल्कुल है भाई। आप क्या करो, एक सॉरी, एक बर्निंग कैंडल लेके आओ। क्या लेके आओ, एक बर्निंग कैंडल। जैसे ही गैस इस बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक के कांटेक्ट में आएगी, इफ बर्न्स विद अ पॉप साउंड, अगर पट 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 करके जल रही है, इफ बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो भैया आंख बंद करके बोल दो ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ये जो खासियत है, अ गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड इज ऑल अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ H2 गैस। सो यहां पर अगेन चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, इवोल्यूशन गैस भी हो रहा है। सो यू विल से कि यस, अ केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड ओवर हियर। सॉरी गाइस, फीलिंग लिटिल बिट अनईजी, बट क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जिंक इज मेड, या जिंक ग्रैन्युल्स व्हेन एडेड, या मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, तो देखो अभी आप अपनी जो केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन द फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, कैसे कैसे वो सारी बात आप लिख के बता रहे हो। तो जिंक ग्रैन्युल्स एडेड इन डाइल्यूट HCl aqua solution, H2 gas is evolved and beaker got heated up, beaker got heated up and a salt, zinc chloride is formed। तो वहां पे क्या क्या हुआ बच्चे, आप देखोगे कि जैसे ही मैंने जिंक ग्रेन्युल्स को क्या किया, ऐड किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में, तो वहां पर H2 गैस इवॉल्व हुई। H2 गैस इवॉल्व हुई, उसके साथ आप बोलोगे कि सर हमारा बीकर भी गर्म हो गया, और साथ में जो मेन आपके पास प्रोड्यूस हुआ वो है सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं जिंक क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चे, जिंक क्लोराइड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के 4 तरीके होते हैं। एक, अगर कहीं चेंज इन स्टेट आ रहा है, चेंज इन कलर आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो चारों बातों को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 2 एक्टिविटीज ली, दोनों एक्टिविटीज के अंदर कैसे कैसे रिएक्शन हुई, सारी चीज आपको समझाया, और उस रिएक्शन को अभी हम लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो कैसे कैसे पूरी चीज आपको लिख के बताइए। नाउ स्मार्टर बच्चे हो, जेनजी बच्चे हो, थोड़े से आलसी हो, आलसी नहीं हो, यू ऑल आर व्हाट, यू वांट टू डू अ थिंग इन अ स्मार्टर वे, और वो स्मार्टर वे होता है क्विक वे, और हम लोगों को लगता है कि तुम लोग आलसी हो। सो ऐसा नहीं है। यस, जेनजी आर स्मार्ट इनफ। तो जेनजी की इसी स्मार्टनेस के अगर बात की जाए, तो जेनजी इतनी बड़ी लैंग्वेज के फॉर्म में रिएक्शन को कभी भी एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करेगी। तो जेनजी या तुम लोग जो स्मार्टर बच्चे हो, यू विल डिमांड कि सर इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प कर दीजिए। तो थोड़ा सा हम लोगों के टाइम पे भी स्मार्टनेस थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि आगे चल के एक ऐसी जनरेशन आएगी जो पूरी पूरी रिएक्शन को इस तरीके से लिखना में आलस खाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को एक सिंपलेस्ट वे में एक्सप्रेस करने का तरीका ढूंढ लिया, एंड दैट तरीका इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो एक शॉर्ट तरीका होता है जिससे आप सारी बातें भी एक्सप्रेस करवा ले जाते हो, सब चीज भी लोगों तक पहुंच जाती है, और आपको बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं यूज करनी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट, केमिकल इक्वेशन होती क्या है। सो अब बात करेंगे अपन किसकी, केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या है? सो केमिकल इक्वेशन बेसिकली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बच्चों एक तरीका होता है। सो इक्वेशन का मतलब आप सबको मालूम है कि इक्वेशन के अंदर जब भी आप पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ा होगा कि आपके पास एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। सो केमिकल रिएक्शन को अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, सो हम लोग एलएचएस के अंदर उन एलिमेंट्स, उन एटम्स, उन मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं जो आपस में रिएक्ट करके या आपस में कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। सो एलएचएस के अंदर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड
कंपाउंड एटम जो आपस में कंबाइन होते हैं उनको हम प्यार से कहते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी टोटली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है उनको हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट से क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है इट इज ऑलवेज शोन बाय अ एरो। ये आप किससे शो करते हो? एक एरो से शो करते हो। सो एरो हमेशा आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन की रिएक्शन किस डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, इनिशिएट हो रही है, किस डायरेक्शन को आगे बढ़ रही है। इतनी बात आपको समझ में आई। सो अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या आ गया कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स आर रिटन। कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम किसको लिखते हैं बेटा? रिएक्टेंट को। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ रिएक्टेंट क्या होता है, सो आप क्या बोलोगे कि रिएक्टेंट आर सच एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड which combine together to produce a new सब्सटेंस। जो आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे और रिएक्ट करेंगे जिससे एक नया सब्सटेंस बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास क्या होता है? एलएचएस से जब हम आरएचएस की तरफ जाते हैं सो वी प्लेस अ एरो। तो ये एरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इनिशिएटेड, कि आपकी जो रिएक्शन इनिशिएट हुई है वो किस डायरेक्शन में आगे जा रही है। आगे बच्चों समझ में? एंड थर्ड आपके पास क्या होता है? आरएचएस। तो आरएचएस के अंदर हम क्या लिखते हैं? सो आरएचएस कंसिस्ट ऑफ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नोन एज प्रोडक्ट। सो आरएचएस क्या होता है बेटा? आरएचएस अपने साथ अपनी जगह पे उन लोगों को दिखाता है जो नए सब्सटेंस बनके तैयार हो रहे हैं, और जो नए सब्सटेंस बनके तैयार हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। सो प्रोडक्ट क्या हुआ? सो प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बोल सकते हो? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपके नए सब्सटेंस बनके तैयार हो रहे हैं उनको अपन क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ टोटली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। जो पुराने लोग जिनसे ये बन रहा है उनकी प्रॉपर्टी जिसमें नहीं होती है, ये टोटली न्यू प्रॉपर्टीज को अपने अंदर क्या करता है? इनहेंस करता है, न्यू प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखता है, और उस नई प्रॉपर्टी से बनने वाले नए सब्सटेंस को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। सो केमिकल इक्वेशन क्या है? सो केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब अगर किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं सो आपके पास क्या होता है? एक एलएचएस होता है बच्चों, एक क्या होता है? आरएचएस होता है। एलएचएस से आरएचएस तक जो रास्ता होता है जिधर जिस दिशा में रिएक्शन आगे बढ़ रही है उसको अपन एक एरो से शो करते हैं। इज दैट क्लियर? इतना बात समझ में आया? वेरी गुड। अब अगर अपन और बात करें सो कुछ ज्ञान की बात एक्स्ट्रा अगर इसके अंदर और जाननी है तो मान लो एक बात बताओ, आपके जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं जिनको आप रिएक्टेंट कह रहे हो, सो एक से ज्यादा लोग भी तो आपस में कंबाइन हो सकते हैं। सो इफ देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है देन दे आर डिफरेंशिएटेड बाय प्लस साइन। तो उनको बेटा आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? प्लस साइन से। जैसे लेट सपोज आपको फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैंने ये बोला। सो देखो अभी क्या नया चीज बन रहा है उस पर मैंने बात नहीं करी। मैंने बहुत सिंपल सी बात आपको क्या बोली कि हाइड्रोजन जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये लोग कौन हुए? ये हुए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहां लिखते हैं बेटा? एलएचएस में। तो आप क्या लिखोगे? एलएचएस में आपने लिखा हाइड्रोजन, और जो दूसरा आपके पास रिएक्टेंट है वो कौन है? ऑक्सीजन। और इन दोनों में डिफरेंशिएट आपने किससे कर दिया? बाय प्लस साइन। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, सो दैट डायरेक्शन को शो करने के लिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। इज दैट क्लियर? फिर मान लो हमें साथ में ये भी बोल दिया गया कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। तो आपका जो वाटर है वो नया सब्सटेंस है जो बनके तैयार हो रहा है, तो उसको कहां लिखोगे? आरएचएस में लिखोगे। तो आरएचएस में प्रोडक्ट लिखते हैं तो आपने इस तरीके से लिख दिया, और जैसे ही आपने इस तरीके से लिख के अपनी रिएक्शन को आप लोगों के सामने रखा, सो दिस पैटर्न ऑफ बाय विच केमिकल रिएक्शन इज एड्रेस्ड, इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। पक्की बात? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर जैसे मल्टीपल रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, सो प्रोडक्ट भी तो एक से ज्यादा बन सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बन सकते हैं। सो इफ more than one product is formed then ये लोग कहां लिखे जाएंगे? आरएचएस में। then they are written on right hand side with plus sign
बिटवीन देम, और यहां पर भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में क्या लगा दोगे, प्लस साइन लगवा दोगे। क्या लगा दोगे, प्लस साइन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने ऊपर एक एक्टिविटी पढ़ी थी कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है, सो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, आपके सामने मैं पूरा लिखता हूं, ठीक है। हमने वहां क्या पढ़ा था कि मेरे पास है लेड नाइट्रेट, ठीक है। मैंने बोला कंबाइंस विद, अब कंबाइन होना या रिएक्ट होना बात एक ही है, कंबाइंस विद पोटेशियम नाइट्रेट, कंबाइंस विद पोटेशियम नाइट्रेट, ओहो पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड टू प्रोड्यूस येलो कलर precipitate of lead iodide and aqueous solution of पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का क्या बना रहा है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। तो अब ये तो लैंग्वेज है, तो आपने बोला सर इसी से तो मुझे क्या चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए कि सिंपल फॉर्म में मैं यहाँ पे बोलूं और लोगों को समझ में आ जाए। तो मैंने कहा वही मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं। तो आपने जैसे देखा कि लेड नाइट्रेट कंबाइंस विद पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको समझ में आ गया ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट। तो आपने क्या लिखा, लेड नाइट्रेट। अगर एक से ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट होते हैं तो दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, बाय प्लस साइन। और इधर आपने क्या लिख दिया बच्चे, इधर आपने लिख दिया पोटेशियम आयोडाइड। अब आपको क्या मालूम है कि रिएक्शन जिस दिशा को आगे बढ़ती है आप उसको बाय एरो शो करते हो, सो एलएचएस से आरएचएस की तरफ जा रहे हो। अब इसने फिर क्या बोला कि जब ये लोग कंबाइन हुए तो येलो कलर पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड बनी। क्या बनी, येलो कलर पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। तो हमने कहा ठीक है, तो एक प्रोडक्ट जो बनके तैयार हुआ वो कौन है, लेड आयोडाइड। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, और साथ में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट भी बना। इसका मतलब दो प्रोडक्ट है, तो दूसरे प्रोडक्ट को लिखते वक्त बीच में इनके क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। और इस तरीके से देखो मैंने अपनी पूरी केमिकल रिएक्शन जो इतनी बड़ी लैंग्वेज में लिखी थी उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में तुम लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया, बोलो कोई डाउट यहां तक, वेरी गुड। अब यही जो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है बेटा, इसको हम आपके सामने दो तरीके से लेके आते हैं। एक आप अभी आप देख रहे हो कि सर अभी आप जो केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो या जिस फॉर्मेट में रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, राइटिंग ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय देयर केमिकल नेम, कि आप क्या कर रहे हो कि जो उनका केमिकल नेम है उस केमिकल नेम को पूरा पूरा लिख के उस पूरी केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में हमारे सामने रख रहे हो। तो ऐसी रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको कहते हैं बेटा वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। इसका मतलब जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में, जिस भी एग्जांपल के फॉर्म में इक्वेशन को लिखना सिखाया, केमिकल इक्वेशन लिखना, तो वो एक तरीके से केमिकल इक्वेशन का एक टाइप है जिसको अपन कहते हैं वर्ड इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, जहां पर जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर आप उनका पूरा पूरा केमिकल नेम साथ में लिखकर उनको वहां पे क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो वो क्या कहलाती है बच्चे, वर्ड इक्वेशन। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने यहां बोला कि एक्वस, मैं थोड़ा सा और इसको ढंग से कर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट व्हेन कंबाइंस विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टू गिव येलो कलर पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। अब पीपीटी इसका मतलब लेड आयोडाइड सॉलिड में फॉर्म हुआ होगा, एक्वस। तो अगर इस वर्ड जो आपने रिएक्शन को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा और जो नीचे मेरे पास आपने केमिकल इक्वेशन लिखी, अगर मैं उन दोनों को मैच करूं, तो अगर इफ मेरे सामने सिर्फ ये इक्वेशन ही लिखी होती, तो इस इक्वेशन को देख के मैं नहीं ये चीज बता पा रहा हूं कि ये किस फॉर्म में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बन रहा है और इनका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में कैसे कंबाइन करते हैं। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर ऐसी है जो अभी भी अननोन है, और वो अननोन इंफॉर्मेशन हमें उस रिएक्शन को करते हुए कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। सो अगर यही केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा सिंपल और इंफॉर्मेटिव तरीके से आपके सामने मैं पेश करूं, जिससे ये जो सारे मन में आपकी कंफ्यूजन हो रही हैं वो सब कुछ दूर हो जाए, तो वो इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन का द मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन को देखना पड़ेगा, जहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। जहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको उनके पूरे पूरे नाम की बजाय केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही हम इस काम को करते हैं, हमने बोला इस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन। क्या बोला, इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को सिंबल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन हाउ मेनी टाइम्स बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टू टाइप्स, वन इज वर्ड इक्वेशन एंड वन इज सिंबल इक्वेशन। तो सिंबल इक्वेशन का अगर मैं आपके सामने एग्जांपल देखूं, वर्ड इक्वेशन का देखो मैंने ऊपर बता दिया, सिंबल इक्वेशन तो यही जो हमने बोला था कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। अब आपके सामने लेट सपोज देखो, वर्ड के बाद सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी, आपने वर्ड इक्वेशन में लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है और हमें क्या दे रहा है बच्चे, वाटर दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, वाटर। अब
मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें अननोन है कि भाई ये जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेट्स सपोज कि ये जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो किस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन के लिए भी सेम क्वेश्चन मेरे लिए आया। फिर वाटर जो बनके तैयार हुआ, इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे रहते हैं, समझ में आया कि नहीं, कैसे रहते हैं। तो ये जो सारी जानकारी थी ये अननोन थी, जिसकी वजह से अगर मुझे कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाना है तो मुझे पता ही नहीं है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में लूं। तो मैंने कहा भाई हाइड्रोजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ H2। तो जब भी हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वहां पे आप हाइड्रोजन एटम सिंगल H नहीं लिखोगे, यू विल ऑलवेज राइट इन फॉर्म ऑफ H2। सिमिलरली ऑक्सीजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जैसे जो पैदा हुआ है, जैसा जो पाया जाएगा वैसा ही तो यूज करोगे, अपनी मर्जी से तो नहीं ला सकते। देन ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2। तो इसका मतलब रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि H2 इज कंबाइनिंग विद O2 एंड इट इज प्रोड्यूसिंग वाटर, एंड वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2। तो अब आप बोलोगे कि सर हाँ, अब थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा और खुला कि एक्चुअली में H2O2 से रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है। तो अब हम भी जब भी रिएक्शन कराएंगे तो हम हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लेंगे, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लेंगे, एंड तब जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो वाटर बनेगा, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, H2O होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ऐसे ही मैंने कहा, आपने कहा कि एक और वर्ड इक्वेशन को सर ऐसे बता दो, मैंने कहा लो, आपने क्या पढ़ा था कि जिंक granules when added in dilute hydrochloric acid, it produces a salt, zinc chloride and evolution of H2 गैस occurred। और साथ में क्या होता है बेटा, H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो अब इसको आप कैसे बताओगे? तो आपको क्लियरली लगा कि जिंक ग्रेनुअल्स व्हेन एडेड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। अब जिंक नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपनी एलिमेंटल फॉर्म, तो जिंक लिख दिया आपने। साथ में हम क्या बोल रहे हैं, इसको ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको मिला रहा हूं। तो दूसरा मेरा रिएक्टेंट कौन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो डाइल्यूट है इसलिए इसको DI लिख दिया। अब ये दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड को सॉल्ट क्यों बोला जाता है, आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चे ZnCl2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया सर, हम कैसे लिखेंगे, सब सिखाऊंगा। और साथ में क्या निकल रही है, H2 गैस निकल रही है। तो अब आपको पता चला, ओके, मतलब जिंक अपने एलिमेंटल फॉर्म में जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से यह रिएक्शन अकर हो रही है। तो इतने बड़े स्टेटमेंट को देखो, हमने कितनी आसान तरीके से एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में आपके सामने लाकर रख दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्की बात है, चलो बहुत बढ़िया। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, सर अभी भी कुछ कमी है। आपके मन में आ रहा है कि सर कुछ कमी है, क्योंकि मुझे, आप जब रिएक्शन में को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि कौन सी की एक्वस सॉल्यूशन को दूसरे एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया, हाइड्रोजन गैस जो बन रही है वो इवॉल्व हो रही है, या आपके दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करने पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो अगर सर मैं यहाँ पर इस जिंक को देखूं, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखूं, इस ZnCl2 को, तो मुझे ये चीज पता ही नहीं चल रही कि कौन सा बंदा किस फिजिकल स्टेट में। अगर ये चीज भी पता चल जाए तो मेरी रिएक्शन को कराना और आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी कुछ और इंफॉर्मेशन ऐसी है जो अगर इसी केमिकल इक्वेशन में ऐड कर दी जाए तो मेरी ये रिएक्शन एक कंप्लीट, एक इंफॉर्मेटिव सेट, एक ऐसा इंफॉर्मेटिव सेट ऑफ केमिकल इक्वेशन आपके सामने मैं लिख दूंगा जिसमें अब कुछ भी नहीं बचा, सब चीज आपके सामने आ चुकी है। सो यही चीज निकल के आती है, हाउ टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, कि हमारी रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सके। तो देखो, केमिकल इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंबल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। नाउ सी, अब अगर आपको इंफॉर्मेटिव बनाए तो पहली चीज, अगर कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस भी उनकी जो भी फिजिकल स्टेट है, तो आप उस फिजिकल स्टेट को अगर उनके साथ एड्रेस कर देते हो तो आपको, या आप जिसको भी रिएक्शन प्रेजेंट करें उसको समझ में आएगा कि जो भी चीज आपने यूज करी उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो हम लोग जनरली अगर कोई चीज सॉलिड में एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए ब्रैकेट में S लिखते हैं, अगर कोई चीज लिक्विड में एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए ब्रैकेट में L लिखते हैं, कोई चीज गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं बेटा, G लिखते हैं, कोई चीज एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या एक्वस सॉल्यूशन है तो हम उसके लिए लिखते हैं AQ। दूसरा, ध्यान से सुनना बेटा, आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सुनना, सो रिएक्शन आर ऑलवेज अकर्ड ऑन स्पेशल कंडीशंस, या नीड टू अकर ऑन अ स्पेशल कंडीशन, मतलब हर रिएक्शन की कुछ फिक्स्ड कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन, वो कंडीशन उसकी मीट आउट होती है तभी वो रिएक्शन रिएक्शन की तरह होकर प्रोडक्ट देती है। तो इसका मतलब उसको क्या होती है, कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फिक्स्ड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक प्रेशर पे अकर होती है, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताने वाला एरो है, तो जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है
जिस भी पर्टिकुलर प्रेशर पे रिएक्शन अकर हो रही है वो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू हम उस एरो पे क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे रिएक्शन अकर हो रही है। तीसरा, आपके लिए अगर मैं बोलूं एक टर्म अभी आप आगे सीखोगे, कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट अभी आप सिंपल सा मतलब ध्यान रखो कि ये रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करता है। कैटलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा आउटर सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करता है। सो अगर किसी रिएक्शन में स्पीड को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए मैंने कोई चीज ऐड करी है तो उसको कहते हैं कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की तरह जो भी काम करेगा वो भी एरो पर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। फोर्थ, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब अकर होती है तो वो उस काम को करने के लिए या तो हीट एनर्जी क्या करती है बेटा, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। मतलब कुछ रिएक्टेंट ऐसे हैं कि वो डायरेक्टली रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, तो उस रिएक्शन को कराने के लिए आपको उसको कुछ हीट देनी पड़ती है, अपनी तरफ से टेम्परेचर कुछ पहले से बढ़ाना पड़ता है, तो वो टेम्परेचर वो रिएक्टेंट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ऐसी रिएक्शन जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जो भी रिएक्टेंट है उसके साथ में हम जो भी हीट की अगर वैल्यू पता है तो आप हीट की वो वैल्यू लिख दोगे, वरना ये जो डेल्टा साइन आपको दिख रहा है, जो स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है, ये हीट का रिप्रेजेंटेशन होता है। रिएक्टेंट प्लस हीट, इससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब जाके प्रोडक्ट दे रहा है, और लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक। ऐसे ही रिएक्शन कई बार प्रोडक्ट बनाते वक्त हीट एनर्जी क्या करती है बच्चे, रिलीज करती है। हीट एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी निकल रही है, एग्जिट हो रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो रिएक्टेंट लिखा आपने, जो भी प्रोडक्ट बनना था प्रोडक्ट, और जो भी हीट रिलीज हुई है तो अगर उसकी वैल्यू है जैसे 200 किलो जूल पर मोल, 100 किलो जूल, तो आप प्रोडक्ट के साथ वो वैल्यू लिख दोगे। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो प्रोडक्ट के साथ सिंपल आप हीट का सिंबल जोड़ दोगे, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ हीट रिलीज हुई है और एंडोथर्मिक है। रिएक्टेंट के साथ हीट जोड़ दोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर ये कुछ चीजें भी आप अपने रिएक्शन में ऐड ऑन कर देते हैं तो आपकी केमिकल इक्वेशन इतनी इंफॉर्मेटिव बन जाती है कि अब लोगों को ज्यादा कुछ और जानने की जरूरत नहीं होगी। जैसे लेट सपोज हमें मालूम है कि मैं बोलता हूं हाँ, कि नाइट्रोजन गैस, तो आप लिखोगे N2 ऐसे ब्रैकेट में जी, व्हेन कंबाइंड विद और रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस, का मतलब प्लस, और ये हाइड्रोजन गैस के साथ, तो हाइड्रोजन भी जो ले रहे हो गैसियस फॉर्म में, और तब जाके ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया मतलब होता है NH3, और ये NH3 किस फिजिकल स्टेट में प्रोड्यूस होता है, गैस। तो अब आप देखो और रिएक्शन क्या होगी, अच्छी इंफॉर्मेटिव होगी कि जो नाइट्रोजन आप यूज कर रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में, जो हाइड्रोजन जिससे वो रिएक्ट कर रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में ही है। तो इस तरीके से आपका अमोनिया बनता है। साथ में हमें बताया गया कि भाई ये जो रिएक्शन है, लेट्स सपोज बहुत हाई टेम्परेचर, कुछ 200 एटीएम प्रेशर पे, और लेट सपोज मैंने बोला कुछ 273 केल्विन। अरे ये कोई फिक्स नहीं है, मैं बस ऐसे रैंडम लिख रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है? कोई फिक्स इसकी कंडीशन नहीं है, पर मान लो कि कुछ 200 एटीएम प्रेशर और 273 केल्विन पे अगर होती है तो आपने टेम्परेचर प्रेशर देखो इस एरो पे लिख दिया। तो अब अगर ये रिएक्शन किसी के सामने लिखी है तो उसको पता है कि अगर मुझे भी इस रिएक्शन को कराना है तो मुझे ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस फॉर्म में लोगों को लेना पड़ेगा, तो मेरी रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं। और ऐसे यहाँ पे आयरन, लेट सपोज आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो आयरन भी आपने लिख दिया कि नहीं लिख दिया। इज दैट क्लियर? अभी जैसे मान लो आपके पास ना जिंक सॉलिड के फॉर्म में आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, पहले से एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में था, तो आपके पास जो जिंक क्लोराइड सॉल्ट बना वो भी एक एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में बना, साथ में जो गैस आपकी है वो H2 गैस बनी। आया समझ में? अब आपको मालूम है कि वहां बीकर हीट हो जा रहा था, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपने बेटा वहां साथ में क्या कर दिया, यहाँ पे हीट का सिंबल लगा दिया, तो लोगों को पता चल रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हुई है। अच्छा एक चीज और रह गई, एक छोटी सी चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, वहां पीपीटी तो लिखोगे नहीं, तो ऑलवेज प्रेसिपिटेट होगा तो आप डाउनवर्ड एरो से शो करोगे। और रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, सो अपवर्ड एरो से शो करोगे। जैसे यहां देखो H2 गैस रिलीज हो रही है, तो मैं यहां पे अपवर्ड एरो लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बच्चे? अपवर्ड एरो। ऐसे जैसे अपन एक एक्टिविटी पढ़ी थी जहां देखो लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा था, तब जाके लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट आपको मिला, तो सॉलिड और डाउनवर्ड एरो लगा दिया तो लोगों को समझ में आ गया ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है, और फिर आपको साथ में KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन मिला, एक्वस लिख दिया। तो अब आप देखो कितनी कंप्लीटली आपने केमिकल इक्वेशन के अंदर वो सारी बातें ऐड कर दी जो एक सामने वाले को रिएक्शन को अच्छे से कराने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग हमारी रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को सिंबल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और इस रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिएक्शन में हम और ऐड कर सकते हैं वो सारा आपके साथ एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने कर लिया है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में
आया होगा। ठीक है, बहुत स्लोली स्लोली हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम वापस कनेक्ट होंगे एंड दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो क्या होती है, ठीक है, वो सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड थैंक यू फॉर कीपिंग योर ट्रस्ट विद मी। थैंक यू बच्चों।